डॉक्टर अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट का रुख बड़ा साफ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो चिंताएं जताई है। एक, किसी भी तरीके से चुनाव के दौरान जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर चिंता, और दूसरी, जांच के दौरान मुख्यमंत्री के जरिए जो बीच पे घुसी मुख्यमंत्री, उसके बाद वहां पर जो उन्होंने रोकने की कोशिश की, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया हुआ है। लेकिन तीन सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। क्या ईडी की कार्रवाई रोककर ममता बनर्जी अब अदालती चक्कर में फंस गई है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग ईडी की तरफ से की गई है? दूसरा सवाल, क्या पार्टी के सीक्रेट्स लिए जाने के शक में छापेमारी रोके जाने का ममता बनर्जी का जो कदम उठाया गया था वो गैर कानूनी कदम था? और तीसरा सवाल, क्या टीएमसी ने साजिश के तौर पर भीड़ जमा करके कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी? तीन सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी साफ कह रही है कि जंगल राज है, जंगल राज दिख रहा है, तो क्या 356 का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए साहिल, दो तीन बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च झटका लगा है कि एक चुनी हुई सरकार की मुखिया इस ढंग से काम कर सकती हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच न करने दें, ईडी के अफसर को धमकाएं, उसके बाद जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही हो, हाई कोर्ट जो कहीं भी कोर्ट लगा सकता है, लेकिन उस हाई कोर्ट के परिसर में भी अपने समर्थक भेज के सुनवाई रोक दे। यह अभूतपूर्व घटना है। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बड़े बड़े काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बीइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम झटका लगा है कि अब इसमें क्या करें हम। हिल चुका है, पूरी व्यवस्था हिल गई है। और तब तक देखिए, सोने पे सुहागा ये झारखंड आ गया नया कि एक आरोपित व्यक्ति जो जेल से रिटर्न है, जमानत है, उसकी बिना पर ईडी के दफ्तर आप पहुंच गए। ये बनाना कंट्री बनाने की साजिश हो रही है क्या? ये अद्भुत है। ये अपने आप में एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, वही हाल हो गया। हम हैं मुख्यमंत्री तो अब डर काहे का, प्रदेश को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, चाहे जंगल राज बहुत छोटी चीज है। जंगल राज हम लोग बिहार में कहते थे, लालू यादव तक आज तक उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। बिहार को लॉलेसनेस कहा जाता था लालू के टाइम में, लेकिन सीबीआई जब आती थी छापा करने के लिए तो लालू यादव चुपचाप कोऑपरेट करते थे। यहां तो एक डिफरेंट लेवल चला गया भैया। ये सोमालिया हो गया, ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल, ये लेवल अलग है। ये भारत के किसी राज्य में नहीं है। क्या कम से कम अनुसरण कर रहे हैं, तो उनका अनुसरण कर रहे हैं हेमंत सोरेन अभी कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बात रखी है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की गलती हुई वहां पर? क्या कम से कम आज आप इस बात को मानेंगे? कि राजनीतिक मामलों में एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा। और केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अधिनायकवाद चल रहा है, विपक्षी पार्टियों को हर हालत में दबोचने की जो कोशिश की जा रही है, हर समय विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें जबरन कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और देश के संघीय ढांचे को तार तार किया जा रहा है। हम हर उन शक्तियों का मुकाबला करेंगे। नहीं तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। आज की जहां तक संजय जी, आपने कहा कि संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ वहां पर पहुंचती है जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। वहां पर पहुंच के कुछ कागजात लेकर वो वहां से निकल जाती है। ममता बनर्जी का दावा है कि भाई वो तो हमारे पार्टी से जुड़े हुए कागजात थे, हम अपने सीक्रेट्स नहीं दिखा सकते, इसके लिए हम उसको लेकर जा रहे हैं। इस वजह से किस तरीके से संघीय ढांचा मजबूत हो रहा है? एक केंद्रीय एजेंसी वहां पर रेड कर रही है और दूसरी स्टेट एजेंसी वहां जाकर उस रेड को रोककर वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रही है। उससे कैसे केंद्रीय ढांचा और मजबूत हो रहा है, जरा उसका जवाब मुझे दीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक से पूछूंगा। जी साहिल जी, ये 2020 का जो मामला, 20 में जो इनके पास मामला था, 20 की जो इनपुट थी, एन 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले किसी एजेंसी द्वारा ऐसा काम करना, क्या किसी भी हालत में हम इसको जस्टिफाई ठहरा सकते हैं क्या? न्यायोचित हम ठहरा सकते हैं क्या? और जहां तक इस मामले की बात है, इस पूरे प्रकरण की बात है, ईडी ने सुबह 6:30 बजे रेड की और 11:30 बजे ईमेल के द्वारा इंटीमेशन दिया गया।
दीदी तो वहां मात्र 15 मिनट के लगभग थी, उससे भी कम थी। और यह मामला भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च अदालत में है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी, ज्यादा इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए भी शायद अनुचित होगा। नहीं, लेकिन और मुझे बस इस बात को समझना था। मैंने आपको इस मामले के बारे में सवाल नहीं पूछा है। नहीं संजय जी, मैंने आपको मामले के बारे में सवाल नहीं पूछा है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चलिए मान लेते हैं कि संघीय ढांचा कमजोर करने की कोशिश चल रही है, भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट आपके यहां पर रेड्स डालने की कोशिश कर रही है केंद्रीय एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके, और वो भी चुनाव के पहले। चलिए मान लेते हैं इस बात को। और लेकिन जिस तरीके से वहां प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को लेकर, जो खुद एक आईपीएस अधिकारी है, उन्हें लेकर वहां पर पहुंचती है और दूसरे केंद्रीय एजेंसी को अपना काम करने से रोकती है, जबकि वो तो आपके चुनाव का दफ्तर भी नहीं है। इससे कैसे केंद्रीय ढांचा मजबूत होगा, ये आप बताइएगा। वो हमारे चुनाव का दफ्तर नहीं है, लेकिन वो हमारे मीडिया सेल, वो हमारे आईटी, हमारे नीति निर्धारण का एक प्रमुख केंद्र है। और दीदी वहां मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई, दीदी वहां पार्टी के सुप्रीमो की हैसियत से गई। चूंकि उनके पास जेड कैटेगरी है, स्वाभाविक तौर पर पुलिस अधिकारी। तो ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये कैसे पता चलेगा केंद्रीय एजेंसी को कि भाई अभी ममता बनर्जी जो है ये पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आई हुई है और अभी 15 मिनट के बाद वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी? ये डिफरेंशिएशन कौन कैसे करेगा, जरा वो मुझे बता दीजिएगा। ये तो कोई जैसे स्कूल मॉनिटर की यहां पर एक प्लेट होती है, वैसे तो कोई प्लेट नहीं होती है ना कि लिखा रहता है कि अभी हम मुख्यमंत्री है, अभी हम यहां पर प्रदेश अध्यक्ष। कैसे पता चलेगा, जरा बताइए मुझे। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है करके। उनको तो साहिल जी मालूम होना चाहिए। वो 6:30 बजे, उस सुबह 6:30 बजे उस प्रेमिसेस में पहुंचे हैं और बहुत देर बाद वहां खबर दी है। और दीदी वहां पार्टी सुप्रीमो के नाते पहुंचे, इसलिए 15 मिनट वहां पर थी। मैं आपके माध्यम से और ये पूछना चाहता हूं, ईडी ने इसके पहले भी बहुत सारे मामले किए हैं, 1% भी इनका सक्सेस रेशियो नहीं है ईडी का। और एम चुनाव के पहले, और जिनको आप दोषी ठहराना चाह रहे हैं, उस समय वो आईपीए के सुप्रीमो नहीं थे, आईपीए के बॉस कोई और थे उस समय। और अभी चूंकि वही काम तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है, आप उनके पास पहुंचेंगे, तृणमूल पार्टी के कागजात चाहिए, तृणमूल पार्टी के डॉक्टर अजय लोग कह रहे हैं आप एजेंसी का गलत इस्तेमाल करोगे तो हम भी हमारी पुलिस का गलत इस्तेमाल करेंगे। आपका गलत इस्तेमाल तो हमारा भी गलत इस्तेमाल। देखिए एजेंसी सीधे सीधे कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। एजेंसी का कोई गलत, अब वो तो आप थेथरोलॉजी पे कोई आ जाए तो उसका जवाब नहीं है, लेकिन ये सब कोई जानते हैं कि एजेंसी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। ये कह रहे हैं कि दीदी वहां गई थी टीएमसी प्रमुख के तौर पे। एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए। दीदी ने कोई पट्टा लगाया हुआ था क्या कि मैं टीएमसी प्रमुख हूं, मैं टीएमसी प्रमुख बन के आई हूं? क्योंकि अगर पट्टा लगा के जाती कि मैं टीएमसी प्रमुख बन के आई हूं तो ईडी उसी वक्त गिरफ्तार कर लेती। उसी वक्त मुख्यमंत्री थी इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नर का सैंक्शन लेना पड़ता है। समझ गए? अपने कन्वीनियंस से लैंग्वेज मत फ्रेम कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट अभी धज्जी उड़ाएगा। इनकी तो यह हालत थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था 2 दिन में जवाब देने, रोने लगे वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल कि नहीं हुजूर, टाइम और दीजिए। करते करते 2 सप्ताह का टाइम लिया। और कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया। आपने ऐसा कभी किसी प्रदेश में सुना है कि हाई कोर्ट में हम हियरिंग नहीं होने देंगे अपने समर्थक बीच के? मतलब भाई साहब कुछ भी, सीसीटीवी फुटेज ले गए उठा के, पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव, वो डी ड्राइव ले गए उठा के। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो भी बोला कि सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आप जानिएगा। हम तो ये चाहते थे, धारा 356 लगाना सबसे आसान काम होता है केंद्र सरकार के लिए, सबसे आसान काम। लेकिन आपका चेहरा देश के सामने आए कि किस तरह से लॉलेसनेस आप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जमीन खसकनी चाहिए कि जितने घमंडिया गठबंधन वाले हैं, इनके लिए लॉलेसनेस ही इनका मेन प्लैंक है कि हम इसी पे प्रदेश को लेके चले। लेकिन ये बात तो मैं सचमुच में पूछना चाहता हूं डॉक्टर अजय आलोक, ऊपर से नीचे तक जान डॉक्टर अजय आलोक, ये सचमुच में बात आपसे जानना चाहता हूं कि इतना लॉलेसनेस है। आपने तो इस टर्म का भी इस्तेमाल किया कि बंगाल में जितना जंगल राज, बिहार में जितना जंगल राज नहीं है, उससे भी ज्यादा जंगल राज बंगाल के भीतर दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती कि केंद्रीय एजेंसीज वहां पर अगर कोई कार्रवाई करने जा रही है तो वहां की स्टेट पुलिस का इस्तेमाल करके उस कार्रवाई से उनको रोका जा रहा है। और ये ईडी तो अब यहां तक कह चुकी है कोलकाता हाईकोर्ट में कि हम तो कुछ जब्ती करा ही नहीं पाए, क्योंकि जो भी हमें ले जाना था वो तो सब जबरन प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने साथ में ले गई। इससे ज्यादा क्या लॉलेसनेस हो सकती है? क्यों नहीं 356 लगाया जाता?
क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए 356 का इस्तेमाल केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? मुझे भी कुछ कहना है अभी। हाँ जी, बिल्कुल आपके पास आता हूं। जरा एक मिनट डॉक्टर देखिए- अजालोक से ये पूछना है मुझे, क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूलतः धारा 356 के खिलाफ है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है, ये हमेशा हम कहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इंदिरा गांधी की तरह 89 बार धारा 356 लगा दिया। हमने धारा 356 कहां लगाया? मणिपुर में जो हम खुद रूल कर रहे हैं। हमने धारा 356 का कहां इस्तेमाल किया? जम्मू कश्मीर में, जहां हम खुद सत्ता में थे, जब उसको वहां पे उनको हटाना था, और उसके बाद तोड़ के हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। धारा 356 देश के इस्तेमाल के लिए। आज ये तारीख खुद सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। हाथ जोड़ के तो इन्होंने 14 दिन का समय मांगा है। क्यों? 2 दिन के अंदर जवाब देते अगर इतना कन्विक्शन था तो। संजय शर्मा जवाब दीजिए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर इसी तरह से विपक्षी सरकारों का रवैया रहा, एक मिनट साहिल जी मैं खत्म कर दूं, अब विपक्षी सरकारों का यही रवैया रहा तो पूरे देश में यही पैटर्न चलेगा क्या? ये डेंजरस ट्रेंड है। और ऐसे ऐसे आततायु डेंजरस ट्रेंड तो है, कोर्ट को तुरंत निर्देश देना नहीं डॉक्टर अजालोक, ये बिल्कुल सही बात है। डेंजरस ट्रेंड तो है, डेंजरस ट्रेंड तो है। और जो क्रोनोलॉजी है ईडी के कार्रवाई की, वो भी एक तरीके से डेंजरस ट्रेंड है, लेकिन वो हम चर्चा बार बार कर चुके हैं। आज वो चर्चा नहीं होगी। आज तो चर्चा यही होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर आखिरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में इस तरीके से स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके रोकना क्या वो सही है, उसको लेकर चिंता जता रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे पूरा संघीय ढांचा बिगड़ जाएगा भारत का। ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। संजय शर्मा जी, आप जो कर रहे हैं उसके रिपरकेशंस इस देश में आगे जाकर भी देखने मिलेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ईडी की कार्रवाई सही गलत उस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके बड़े रिपरकेशंस भोगने पड़ सकते हैं। आप बताइए आपका जवाब, जो आप कहना चाह रहे थे डॉक्टर अजालोक के खिलाफ। देखिए, हम किसी भी तरह देश के संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ हमारी पार्टी कभी नहीं थी। अजय आलोक जी थेट्रोलॉजी का बात कर रहे थे। कौन सी थेट्रोलॉजी में? तो आप पीएचडी हैं, जो असली थेट्रोलॉजिस्ट है आप लोग तो देश के। एसआईआर में 40-40 लोगों की जाने चली गई, बीएलओ की हत्या, बीएलओ चले गए ऊपर, आपके कानों में तो जू तक नहीं रहेगी। आप मणिपुर की बात कर रहे थे। देश की आजादी के बाद बहुत विरल ही ऐसे दृश्य में हमें देखने को मिला कि चले गए 40 से ज्यादा बीएलओ की जाने चली गई। ये हत्या की गई है, ये उनकी हत्या की गई है। ये थेट्रोलॉजी है, ये है थेट्रोलॉजी। और आप लोग थेट्रोलॉजी का असली मतलब जानते हैं, कितना जवाब है इनके पास? करते हैं। मैंने आपको सवाल कुछ और पूछा है, समझ में दूसरों को भी आ जाए। संजय शर्मा जी, क्या मैं सचमुच में आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सचमुच में आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद आशुतोष यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज वो उनसे भी सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, संविधान की बात आती है, संघीय ढांचे की बात आती है, तो हमने स्टूडियो में कई बार उसको लेकर चर्चाएं की हुई है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको रत्ती भर भी, छोटा सा भी आपको नहीं लगता कि जो किया हुआ है कोलकाता के भीतर, उसके बड़े लंबे परिणाम हो सकते हैं संघीय ढांचे को लेकर? ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपके तरफ से जो किया गया उसके भी परिणाम हो सकते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? थोड़ा भी मानते हैं कि नहीं मानते? मैं एक बात बताता हूं आपको। देश को अब इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से लेने चाहिए। और केंद्र में जो अहंकारवादी लोग बैठे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग का चरम शिखर पर पहुंच गया है। यदि आप अन्य राज्यों के मैं एग्जाम्पल देने लगूंगा तो आप कहेंगे कि आप मूल सवाल से भटक रहे हैं। हम ऐसा काम कतई नहीं करना चाहते कि देश के मूल संविधान की जो मूल भावना है उसके कहीं भी प्रतिकूल हम लोग दिखे। लेकिन हमारे एन चुनाव के वक्त हमारे घर में चोरी हो रही थी, हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे, सुबह 6:30 बजे रेड शुरू हुई, 11:30 बजे इंटीमेशन दिया जाता है। ऐसी हालत में कोई पार्टी क्या करेगी, आप मुझे बताइए। और ये चुनाव के डॉक्यूमेंट, ये फाइलें, ये दस्तावेज ईडी को क्यों चाहिए? हमारा लुक खाली उतना ही है, हम ईडी या किसी भी केंद्रीय एजेंसी के किसी भी मामले में हम कभी दखल देना नहीं चाहते। आपको कैसे पता चला कि वो चुनाव के कागज लेकर जा रहे हैं? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, ईडी या इनकम टैक्स या किसी की भी रेड होती है तो सबसे पहले तो पूरा कम्युनिकेशन काट दिया जाता है। कोई भी किसी भी तरीके से किसी को बाहर कम्युनिकेट करके कुछ बता नहीं सकता है। तो कैसे मुख्यमंत्री को पता चल पाया कि वहां पर से चुनाव के डॉक्यूमेंट्स, जो आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं? कैसे पता चला? वही तो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे साहिल जी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि वहीं से हमारा जो काम ऑपरेट होता था